मुबारक हो कराची वालों, सड़कें क्लियर हैं, पानी निकाला जा चुका है और फिर रोडों पे पानी था। ऑब्वियसली बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। इस पर काम किया जा सकता है कि आगे से हम रेडार सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर परफॉर्मेंस पे देना है तो ये कोई किसी काबिल नहीं है। इंक्रोचमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो हर चीज में तबाही की वजह बन रहा है। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, शहर का नक्शा ही बदल गया। इंतजामी लापरवाही से कराची डूब गया। शाहराह फैसल आया चंद्रीगढ़ रोड, एमआर खानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब बन गई। शाहराह फैसल पर बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन ट्रैफिक जैम से मुतादिद मुसाफिर एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ताखीर से एयरपोर्ट पहुंचने वालों की कई परवाजें छूट गईं। ट्रेन से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। हैदराबाद, लांढी, मलीर और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। खस्ता हाल सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए अजियत बन गए। नाजमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त की। मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध के इंतजामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बताया कराची में मुसलसल कई घंटे से बारिश जारी है। बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार, हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि वफाक सिंध हुकूमत के साथ है। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 6,900 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। डीजीए ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 505 टन राशन मुतासरीन को फराहम किया गया। रास्ते की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ़ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। भारतीय जहरियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने तस्दीक की। जबकि जंगबंदी भारतीय ख्वाहिश पर हुई, किसी को सीज़फायर करवाने का नहीं कहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत सिंतास माहदे को मअतल नहीं कर सकता। पानी के एक कतरे को भी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम समझा जाएगा। और PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानों समेत कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी ए में जगह नहीं बना सका। 5 खिलाड़ियों को कैटेगरी सी से बी में तरक्की दी गई। रवां सीजन के लिए 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें 12 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो गुज़िश्ता बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। तीनों कैटेगरीज बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। दूसरी जानिब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर रागले वर्षत के। दुनिया बोले के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं गौहर इशरत। मुबारक हो कराची वालों, सड़कें क्लियर हैं, पानी निकाला जा चुका है। और आइए सब मिलकर मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने जांफशानी के साथ, तंदही के साथ, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद 7 घंटे पानी में डूबे रहने के बाद पानी निकालने की खुशखबरी सुनाई है। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने शहरियों को हिला कर रख दिया है। गुज़िश्ता रोज बादल बरसे तो शहर कायद के मसाइल खुलकर सामने आ चुके हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासियाब का निज़ाम जवाब दे गया। शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कल सेकंडों का सफर मिनटों और मिनटों का सफर घंटों में हुआ। पूरे शाहराह फैसल पे किसी हिजरत का गुमान था। फुटपाथ पे दफातर से निकलने वाले पैदल चले जा रहे थे। उनमें मर्द खातीन दोनों शामिल थे, जो पता नहीं कल कितने किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पे बाइक वाले अपनी खराब मोटरसाइकिल्स घसीट रहे थे। लाखों की गाड़ियां, उसमें बैठे कराची के शहरी, लाखों का टैक्स देने वाले कराची के शहरी अपने टैक्स को अपने सामने बेबसी के आलम में बहता हुआ देख रहे थे। और सिर्फ यही नहीं फैसल, शहर कायद के बासियों का अरबों करबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर कब तक कराची के बासी इस हर बार की बारिश के साथ और इन मसाइल का सामना करते रहेंगे। तरक्याती मंसूबे क्यों नामुकम्मल छोड़े जाते हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है और ये अब तक सूरत हाल आखिर कब तक बेहतर होगी। हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल से साहिबा। सुमैता साहब को बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये नहीं पहले सवाल करूंगा आपसे कि कल क्या हुआ,
मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आज और कल जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरीके से उतनी ही मिकदार की बारिश हो गई, हम कहाँ खड़े हैं? थैंक यू फैसल। मैं आपका सुन रही थी अभी कि बहुत नुकसान हुआ है, बेशक बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल बारिश है नहीं। आपको भी पता है पूरे पाकिस्तान में जो है हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, और अभी केपी के हालात भी हमारे पास है। 2022 के भी जो बरसात थी जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑब्वियसली उस कैपेसिटी में वो नहीं होती। कल भी मुर्तज़ा वहाब ने बार बार एक्सप्लेन करा कि हमारे नालों की जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर लेने तक की है, लेकिन कल बारिश जो है वो 150 प्लस क्रॉस कर चुकी थी इलाकों में। तो ऑब्वियसली उसको पंप आउट करना और ये सारी चीज़ों में मुश्किलात का सामना हुआ, मगर नेवरदलेस जैसे ही बारिश रुकी थी और उसके बाद रात देर तक, ऑब्वियसली सुबह तक जो है वो काम चलता रहा है और चलता रहेगा अभी भी, और यकीनी बनाया गया कि मेजर शाहराहों को और अंडरपासेस को और इन सारी चीज़ों को क्लियर करा जाए ताकि लोगों को वो जो दुश्वारियां सामने आ रही थी, ऑब्वियसली लोग घर से निकले, पैनिक भी करते हैं लोग, और ऑफिसेस से और ये सारी जगहों से निकले और वो एक ट्रैफिक का वो बना, और फिर रोडों पे पानी था। ऑब्वियसली बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, मगर रेस्ट एश्योर के केएमसी और पूरे बल्दियाती इदारे एक्टिव थे। रेस्क्यू 1112 एक्टिव था, केएमसी एक्टिव था, और अगर इस तरह की बारिश आज होगी जो कि एक्सपेक्टेड है, इसीलिए पब्लिक हॉलिडे भी अनाउंस कर दी गई थी कल, और लोगों से बोला गया है कि प्लीज स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, स्टे इंडोर, ताकि जो ट्रैफिक और जो गाड़ियों के साथ जो वो होता है, आप अपने घरों में सेफ रहें ताकि इस तरह की जो कल सिचुएशन पैदा हुई वो ना हो। अच्छा, उम्मीद करते हैं सुमेता कि जो कल सिचुएशन हुई वो डेवलप ना हो, लेकिन अभी आपने कहा कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल पैदा हो गई। कैसे ये कहा जा सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पहले से हमारे सामने थी। तमाम जो इदारे हैं, महकमा मौसमियात है, पहले से अलर्ट जारी करता रहा, बताता रहा कि कराची में भी ये सूरत हाल बनने वाली है, बन सकती है, नालों की सफाई कर ली जाए, काम कर लिया जाए, तो क्यों ना हुआ? फ्लडिंग के खदशात थे और अर्बन फ्लडिंग हुई, और जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे नाले तो केएमसी का देखें एक प्रोसेस होता है ना, नाला जो साफ करते हैं जिसमें एक्टिवली वाटर टेक इन करें, वो तो जून 20 तारीख से जो है शुरू हो गया था, और ये जून से सितंबर तक चलता रहता है, क्योंकि ये मानसून सीजन होता है, एक्सपेक्टेड होती है बारिश। लेकिन आप खुद समझें कि अब ये क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही एक रियल चीज है, जिसके ऊपर बार बार मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अलावा उसको कोई रियलिटी को फेस नहीं कर रहा था, मगर क्लाइमेट चेंज रियल है। हमने केपी में भी हाथ देखे, हमने कल जो है यहाँ पे वो देखा, इसीलिए पीडीएमए की तरफ से बार बार ये अवेयरनेस रेज की जा रही थी कि अपने घर से ना निकलें। आपके फोनों पे, हमारे फोनों पे तो मैसेजेस भी आए हैं एनडीएमए और पीडीएमए के। इफ यू अलाउ मी, ये जो क्लाइमेट चेंज की वी आर टॉकिंग, ये 2015 से मी एज अ जर्नलिस्ट आई एम एक्सपीरियंसिंग इट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, राइट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा चित्राल से लेके अब तक 10 साल तो मुझे हो गए इस एडवर्स क्लाइमेट को। 2022 तो हमने भी देखा ना पूरे 2020 भी, इसमें 2020 भी शामिल कर लेना, 2020 2022 एंड ऑल। सो हर 2 साल बाद या हर 1 साल बाद हम पहले से ज़्यादा तबाही देख रहे हैं। हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे वो तमाम तर चीज़ें दिखा रहे हैं। ऑल्दो के एक मसला ये भी है कि शहर कराची में कोई एक अथॉरिटी नहीं है ना, और इसमें वी ऑल बैश केएमसी, लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि एक अथॉरिटी का नहीं है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब हम 2020 और 2022 हमने देख लिया, उसके बाद हम 2025 का हम इंतज़ार कर रहे थे कि दोबारा से अर्बन फ्लडिंग आए। आई मीन हम सीखते क्या है सुमेता, इट्स नॉट अबाउट केएमसी, it's not about Murtaza Wahab. I'm not saying, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह रही कि I'm not even blame game भी नहीं कर रहे कि ये इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इस फलाना टीएमसी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं करी। सारी मशीनरी केएमसी की है, गवर्नमेंट का काम है ये सफाई सुथराई करवाना, वाटर क्लियर करवाना, और वो किया है। बस कल का जो ये था, वो जो हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप उस वक्त तक डी वाटरिंग या पंपिंग नहीं कर सकते जब तक बारिश थम नहीं जाती, रुक नहीं जाती। कल जब फैसल जब पहला स्पेल आया था ना सुबह, वो 3 घंटे का स्पेल था। स्पेल के बाद जो है आपको 2 घंटे फिर भी मिले थे जिसमें आपने क्लियरिंग शुरू करी। लेकिन जो सेकंड स्पेल आया, जो तकरीबन 1 सवा 1 बजे 1:30 बजे शुरू हुआ, उसके बाद आपको ब्रेक भी नहीं मिला क्योंकि बारिश रुकी नहीं थी, तो उस वक्त आप क्लियरिंग नहीं कर सकते थे।
इसीलिए थोड़ा सा अपने लोगों को भी हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है। और आप तो आई ऑलवेज सेड कि आपके चैनल से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अवेयरनेस रेजिंग साथ साथ कर रहे होते हो जब सोशल इश्यूज उठाते हैं। तो प्लीज हमारी अवेयरनेस ये होती है कि आप स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, बारिश के रुकने का आप वेट कीजिए, फिर ही आप निकलीजिए, वरना वो जो ट्रैफिक का कल जो इशू हुआ है, लोग स्ट्रैंडेड थे। हमारी भी गवर्नमेंट की अव्वल दर्जी यही होती है कि लोग सेफ रहें। कल रेस्क्यू 112 ने भी अपना जो टाइमली काम किया है, हम नहीं चाहते, मैं ये नहीं बोल रही कि रेस्क्यू 112 ने बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीजें, हम तो चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात ही ना हो। तो थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस रेजिंग भी हमें करनी पड़ती है कि जब बारिश हो, पब्लिक अवेयरनेस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब जो जानना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लाइमेट रेजिलिएंट के नाम पर, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बैनुल-अक़वामी इदारों से इंटरनेशनली जो है वो कर्जे हासिल किए जाते रहे इस नाम पे, तो उस लेवल के फिर शहरे तो वो सूबा है, क्यों नहीं उनको फिर तो वो सूबा है जिसने रेजिलिएंट होम्स बनाए हैं। आज वही कराची के, अगर कराची से हट के आप बात करेंगी तो आप देखेंगी जो 2022 के अभी जिनका सैलाब का जिक्र कर रहे थे कि अब जो रेजिलिएंट होम्स बने हैं, वहाँ के लोग अब बारिश को जहमत और वो नहीं समझते कि वहाँ पे फ्लडिंग अगर होती भी है तो उनके घर जो हैं वो पक्के घर हैं। यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पूरे दुनिया में इसका मुकदमा लड़ा क्लाइमेट चेंज का और ये घर बनाए। रही बात कराची की, देखिए कराची में कल भी मेयर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि दैट अगर हम जो है नई ड्रेनेजेस और ये सारी चीजें बनाए तो उसमें पुरानी 20-25 साल पुरानी जो है वो इमारतें खड़ी हुई हैं, हम उसको इतना वो आसान नहीं होता मगर आप कंपेयर करें पहले से कि थोड़ी थोड़ी बारिशों में 5-5, 4-4 दिन जो है वो शहर बंद हो जाता था। अभी आप देखिए जिस अमाउंट ऑफ बारिश जो कल रात हुई है और जो आज है, आपने विद इन आवर्स ऑफ आफ्टर द रेन, मतलब रेन बारिश रुकने के बाद जो है, हम सुबह तक सब वो थे, सब रोड पे थे, सब मेयर साहब खुद वो कर रहे थे, बाकी सारा अमला जो है बलदियाती इदारों का अमला जो है वो मौजूद था, उन्होंने क्लियर कराया है। सुबह अगर मैं आपको बताऊं शारा फैसल क्लियर हो गई, 5 घंटे पहले गरीदाबाद का अंडरपास क्लियर कर दिया, 7 घंटे पहले जो है मैदान अंडरपास क्लियर कर दिया। इफ यू अलाउ मी, शारा फैसल जाने वाला रास्ता खुला है, लेकिन आने वाले में कारसाज से पुलिस खड़ी हुई है, बैरिकेड लगे हुए। एक चीज, दूसरी चीज, आप गरीबाबाद की करी, 5 मिनट पहले की मेरे पास फुटेज है, गरीबाबाद में पानी है। अगेन देखिए, तनकीद बराए तनकीद को एक साइड रखे, मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। मतलब आपने कहा कि हमारे जो नालाज हैं वो 40 से ऊपर की उनकी कैपेसिटी नहीं है, और ये बात ठीक है। ये भी बात कमेंडेबल है कि 2020 के बाद 2021-22 में एफडब्ल्यू के साथ मिलकर फिर नाले की सफाई हुई, 30,000 टन स्लज निकला एक दिन में, वो भी बात कमेंडेबल है। उसके ऊपर जो आबादियाँ थी वो भी हटाई गई, चाहे वो जलाउद्दीन के पीछे हो, चाहे वो वाटर पंप के पास हो, चाहे कहीं भी सारी आबादी हटाई गई। नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या हमने एज एक्सपर्ट्स इस पर काम किया है कि ये जो नाले हैं, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, क्या इसके बाद कोई नाला बनना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज, क्या वो नाला अगर ये आइडेंटिफाई हुआ कि बनना कब बनेगा? तीसरी चीज, अगर दैट इज मेंटेन, अगर वो चोक पॉइंट्स जहां पे अब आबादियां बना दी गई हैं, उन चोक पॉइंट्स को खोल दिया जाए, तो क्या हमें नए नाले बनाने की जरूरत है? एज पर मुर्तजा वहाब, नालों की सफाई, नालों का एक्टिव वाटर टेकिंग तो हो रहा है, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है उससे बढ़ के तो हम नहीं कर सकते। वो बात तो वेरी अंडरस्टैंडेबल हो गई। उन्होंने यही बोला, कल मैंने भी उनको सुना, उनसे समझा भी कि हम नए नाले बनाना भी चाहें, नए ड्रेनेजेस वो भी करना चाहें, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हैवी, वो उसके ऊपर काम जरूर हो सकता है, सोचा जरूर जा सकता है। अभी मैं आपको वो नहीं बता सकती इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आबादी कराची की बहुत ज्यादा है, और उन सारे इलाकों में जो है जहाँ पे आप वो बनाने का वो करते हैं, वहां पे ऑलरेडी जो है बहुत पुरानी सेटलमेंट है। तो हमें कोई बहुत ही, एक तो कराची का मेजर आपको पता है प्लान पता नहीं कहाँ नहीं है, प्लान है ही नहीं जी। तो जितना जो है पीपल्स गवर्नमेंट से हो रहा है, केएमसी से हो रहा है, वो कर रहे हैं। राइट नाउ हमारी सिचुएशन जो है वो आज की सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करती है, आज कितनी बारिश होती है। होपफुली कि आज और कल अपने लोगों को जरूर बोलें, हमारे लोगों को जरूर। एब्सोल्युटली, बट बात यह सुमेता है कि नॉट एवरीबॉडी कैन स्टे एट होम, खासतौर पे पेशेंट्स और जो बाकी कराची में काम करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका मौजूद थी। अब सवाल यही बनता है कि वो तमाम तरह चौक पॉइंट जो हमने इस शहर में बना दिए, नॉट जस्ट इन द आबादी वाले एरिया। कराची यूज्ड टू बी अ लगून, लेकिन हमने जो इसके 2 लगून थे उनको हमने चोक कर दिया,
हमने यहाँ पे मैंग्रोव्स काटे हैं, और फिर हमारे पास जो नालों के ऊपर इस वक्त अभी भी आबादियात बनी हुई हैं। वी हैव टू डिसाइड सम डे कि ये कोलैटरल डैमेज कब तक जारी रहेगा। तो अब इसमें गौर बात ये है कि आज भी और कल भी ये बात है कि जी बारिश होनी है, और जैसी कल हुई वैसी होनी है, वैसी ही होनी है। और ये भी इवन खर्चा जाहिर किया गया है कि इससे वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अब बात थोड़ी सी सख्त है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब एक घर में रोज़ लाशें आना शुरू हो जाती हैं ना नाज़रीन, तो फिर उस घर वालों के जो अहले खाना है उनके आंसू फिर सूख जाते हैं। उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके आंसू फिर सूख जाते हैं, और कराची उन्हीं घरों में से एक है। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा मौसम मज़ीद कितने सितम ढाएगा, हम बात कर लेते हैं माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची। एक कराची आइट अगर आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो सोचते हैं वो किस दिल से कह रहा होगा। कल लोग यहाँ पे फंसे रहे, मतलब गाड़ियों में, बाइकों में, लोगों ने अपने साथ जो है वो अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। शारा फैसल डूब गई और बाकी सारी चीज़ें। कल हम जब सुबह में वी आर टॉकिंग टू अंजुम नज़ीर, तर्जुमान महकमा मौसमियात, कल सुबह ही उन्होंने ये चीज़ खदशा जाहिर कर दिया कि कराची में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो माय क्वेश्चन इज़ मरियम, ये पहली बार नहीं कहा होगा उन्होंने, नहीं हमने पहली बार सुना है। मेरी आपकी कितनी बार बात हुई है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कितनी बात हुई है, यू हैव बीन ऑलवेज सेइंग दिस कि भाई कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सो एक होती है नेचुरल डिजास्टर जो कि बुनेर में आई है और वहां तो हम बेबसी का इजहार करते हैं, एक होती है मैन मेड। प्लीज समराइज मी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तो आया ना, तो वो जो आया और कराची में जो मैन मेड है उसका डिफरेंस, एंड हमने कितनी मेहनत से तबाह किया अपना शहर। जी देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक बुनेर में, गिलगित बल्तिस्तान में और कराची में तीनों जगह ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशंस की वजह से और लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से आपके इस तरह का ये प्रॉब्लम आया है। आप देखें कि बुनेर की बात करें तो वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है, उसका एक ऐसा फिनोमेना है जो आबी बुखारात का जो साइकिल होता है बादल बनने का, वो आपका जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एमिशंस हैं उसकी वजह से वो साइकिल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपके ज़्यादा जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस आपके ऊपर ब्लैंकेट जो एक थिक है आसमान में उस पर जाके बनता है और एकदम से फिर फट के आता है। हमारे पास उसको मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस पर काम किया जा सकता है कि आगे से हम रेडार सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं लोकल हर पहाड़ी इलाके में, ताकि टाइमली मॉनिटर करें, और उसमें भी मॉनिटर अगर कर भी पाएँ तो 2 से 7 घंटे का विंडो होता है उस एरिया को इवैक्यूएट करने के लिए। अगर हमारे पास रेडार सिस्टम हो क्लाउड बर्स्ट को, वो हो सकता है, लेकिन उसमें पॉसिबल फिर यही है कि हम एटलीस्ट जानी नुकसान से बच सकेंगे, बाकी तो हम कुछ नहीं उसमें बचा सकते। लेकिन कराची की पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो अर्बन फ्लडिंग के वाकयात हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके सब बड़े शहरों में पाकिस्तान का यही है कि जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा आपकी होती है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये आपकी बाकी इलाकों से, ये मेजर जितने आपके शहर होते हैं वहाँ इकनॉमिक हब आपका होता है। सब पूरे पाकिस्तान से आपके जो बाकी इलाकों से लोग होते हैं वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए आते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, और उसी वजह से आपकी आबादियाँ, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज सब बहुत एक्सपेंड होकर बहुत बड़े बड़े आपके शहर बन गए हुए हैं, और कॉन्क्रीट का एक जंगल है, इस वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन और ग्रीन कवर रिमूव किया जाता है, हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ पे बनाई जाती हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं उनका सबसे मेन रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जिसमें कानून होता है कि आपको 5% एफॉरेस्टेशन या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। वो 5% इंप्लीमेंट करवाना और अप्रूव करना गवर्नमेंट का काम होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का करते हैं, लेकिन वो इन्फोर्स करवाते नहीं हैं, देखा नहीं जाता। ठीक है, तो एक तो इस पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखें कि जो माइग्रेशन है इसको मैनेज करने की जरूरत है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सिर्फ बड़े बड़े मेजर जो शहर हैं आपके पाकिस्तान में सिर्फ वहीं पर कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि आप बड़े शहरों से निकल के भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को अपने देहात, अपने टाउन्स छोड़ के मेजर इलाकों में जो है जो बड़े बड़े आपके शहर है वहां पर ना आना पड़े, ताकि इस तरह के कैटास्ट्रोफी से बचा भी जा सके। लेकिन जो आप लोग अभी इससे पहले बात कर रहे थे, बरसाती नाले जो हमारे हैं वो मजीद का तयन करने की जरूरत है, क्योंकि जो पहले के थे, एक तो स्लम्स आपके आबाद हैं, वो आपका कचरा बीच में फेंक देते हैं और उससे ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ पे आपकी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट कर दी गई हैं, तो इसकी वजह से आपके जो ज़मीन है उसको जब बारिश होती है तो पानी मिलता ही नहीं है। एक और एंगल जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो कल लोग अनफॉर्चुनेट था बहुत ज़्यादा फंसे रहे कई घंटे शाहराह फैसल के ऊपर और कराची
और इलाकों में, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमारा NDMA और PDMS इशू करते हैं उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है जी। किया ये जा सकता है कि हर कोई सुबह निकलने से पहले सबके पास बिजली भी नहीं होती, ना सब सोशल मीडिया या टीवी देख रहे होते हैं कि क्या सूरत हाल मौसम की होगी। तो किया ये जा सकता है कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, तरक्की याफ्ता ममालिक में यही होता है कि उनके साथ मिल के जो आपके मौसमियात के इदारे होते हैं वो एक अलर्ट जारी करते हैं। आपके फ़ोन पे एक बीप बजता है और दिन के शुरू में ही आपके पास अलर्ट आ जाता है कि आपके इलाके में सैलाब आ मरियम, ये आप किस मुल्क की बात कर रही है, कहाँ होता है ये? बिकॉज सिग्नल्स तो नहीं आते। अमेरिका में यहाँ पे ओके परफेक्ट होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, व्हाई नॉट। हम तो इस पे कल रात पॉन्डर कर रहे थे कि आखिर हम कब इतनी तरक्की करेंगे कि लाइट अगर बारिश हो तो लाइट ना जाए, और अगर लाइट चली ही गई है तो जनरेटर चलाने के लिए गैस बंद ना की जाए। बट लेकिन ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली होती रहती हैं। लेकिन मरियम, अभी कुछ आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हमारे साथ शेयर किए, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए फिर हम जो ये इंटरनेशनली कुछ फंड्स लेते हैं इदारों से, क्लाइमेट रेजिलिएंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, उसके बावजूद कराची का इतना बुरा हाल होता है। जी देखिए, जो ये बहुत ही जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है ग्लोबल लेवल पर, ये बहुत पोलिटिसाइज हो गया है अनफॉर्चुनेटली। आप देखेंगे जो आपका मेजर फंडर था इसमें, ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आई है तो वो पेरिस एग्रीमेंट से निकल गए, और पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसको जो है वो किया जाता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट पैसा सारे ममालिक करते हैं, तो आपका जो मेजर फंडर निकल जाता है तो ऑफ कोर्स आपके पास इसका मतलब है कि पैसे की कमी है। तो पैसे की कमी आपके मेजर फंडर का निकल गया तो जो बाकी ममालिक हैं वो बजट आपको उस तरह से मिलता नहीं है। जो मिलता भी है पाकिस्तान को वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा चाहिए। पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो आपको जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। उसके लिए हमें इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए, लेकिन मेजर फंडर आपका निकल गया, इसका मतलब है आपके पास फंडिंग जो है वो बाकी ममालिक भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब पाकिस्तान के पास आता भी है शेयर फंडिंग का, वो सॉफ्ट लोन्स की फॉर्म में, छोटे छोटे लोन्स की और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में आता है। तो ये दैट फंडिंग इज नॉट इनफ। लेकिन आती है जो फंडिंग आती है वो कहाँ जाती है, वी ऑल नो। एक चीज सॉरी टू कट यू, बट एक चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस की। क्या हमारे मुल्क में रेजिलियंट होने की अब गुंजाइश बची है? बिकॉज बड़ा जरूरी है ये बात करना कि आपको भाई जो बीमारी है जरा उसके रूट पे जाएं। रेजिलियंट वो लोग होते हैं जो कि फाइट कर सकते हैं, ऑप्शंस हो अवेलेबल, जो फाइट कर सकते हैं। हम तो अब रेजिलियंस हमारी खत्म हो गई, मिटिगेशन खत्म हो गई हमारी। हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। और मैं इसके आपको मिसाल देता हूँ कीर्ति बंदर की तरफ, जहां पे लोग अब सी इंट्रूजन से लड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने वहां पे अडेप्ट कर लिया है। अब वो उन्होंने 6-6 फीट के अपने घरों के नीचे जो माहीगीर बस्ती उन्होंने पेडिस्टल्स बना लिए हैं, उसके ऊपर वो रहते हैं। आज वो 6 फुट से पानी से बच गए हैं, और अगर इसी तरह मामला जारी रहे तो कल को खाकम बदहन 10 फुट भी पानी जा सकता है। सो माय क्वेश्चन इज, हाँ, अब हम इस गेम से निकल चुके हैं सर, रेजिलियंस वाली गेम से। अब हमें इसी में अडेप्ट करना पड़ेगा। 2-2 दिन बारिश में भीगना पड़ेगा, गाड़ियां मोटरसाइकिलें खराब करनी पड़ेंगी, और तीसरे दिन हम कहेंगे कि चलें जी सब अच्छा है, काम पे चलिए। अफसोस जी, ऐसा थोड़ा सा इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने जो है जो रेजिलिएंट कौम तो हम वैसे हैं। आप देखें कि जो टेररिज्म जो हम एक्सपीरियंस इतना करते हैं, कराची के जो हालात आपके सामने हैं, मोबाइल स्नैचिंग एवरीथिंग, उसकी तरफ ये एक अलग बिल्कुल टॉपिक है पूरा। लेकिन आप ये देखें कि अभी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं जो क्लाइमेट चेंज पे जो काम हम कर सकते हैं बगैर पैसों के, वो देखें कि इन्फोर्समेंट लॉ की जो इन्फोर्समेंट है, इन्वायरमेंटल लॉ आपकी है, पॉलिसीज़ हैं। आप ये देखें कि मैंग्रोव कवर क्यों रिमूव हो रहा है, उस पर लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए, उसकी मजीद कटिंग नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो लॉस हैं 5% ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो आपकी जो पर हाउस जो है हर एक घर में जो है इंडिजिनस ट्री प्लांट करने का रूल किया जाए। जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको पैसा नहीं चाहिए। आप ये देखें कि स्कूल्स में HEC इन्वॉल्व हो, सिलेबस आप इंट्रोड्यूस करवाएं जिसकी वजह से बच्चों में अवेयरनेस आए। बचपन से वो सीखेंगे तो बड़े होकर उनका माइंडसेट वही होगा। बचपन में जैसे हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि हमारे पास बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, जो कि नहीं है, और वही अभी तक पढ़ाया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स आपके ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इंडस्ट्रीज उसको उनके पेटेंट को नहीं लेती हैं। आप देखें कि कराची के स्टूडेंट ने 2018 में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया था, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री कभी उसको आगे नहीं आने देगी। ये गवर्नमेंट्स का काम है कि मजीद उनको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की फॉर्म में कुछ फंड्स छोटे
छोटे छोटे जो हम टैक्सेस हम आवाम देते हैं उसकी मद में फंड्स ऐसे जो है वो को दें ताकि उस पर बिजनेसेस करें और माहौल की बेहतरी हो सके। बेसिकली हमने इस साल ये देखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोरिडा एंड ऑल कि इस बार मौसम वैसे भी पूरी दुनिया को उसने झंझोड़ के रख दिया है ना। अमेरिका में, हवाई में इतने बदतरीन वहाँ पे सैलाब आए हैं एंड ऑल, बट उस पर डिफरेंस ज़रूर होगा ना। वो मैन मेड नहीं होंगे, हमने तो मैन मेड किया है। मुझे थोड़ा सा तजुर्बे से बताइए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अर्बन फ्लडिंग का मुकाबला कैसे करते हैं, किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, और अगर वो आ जाए तो फिर अपने शहरियों को रिलीफ किस तरह देते हैं। ये इसलिए मैंने पूछा ताकि हम गेज कर सके कि हम अभी कितनी सदियां पीछे हैं उन ममालिक से। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि अर्बन फ्लडिंग के वाक़यात आपके बड़े बड़े शहरों में होते हैं। न्यूयॉर्क में अभी पीछे कुछ अरसे में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी था। लेकिन बाहर के ममालिक और हमारे में फ़र्क ये है कि उनका जो पानी आपका गलियों में आ जाता है अर्बन फ्लडिंग की वजह से, उसमें आपको कचरा नज़र नहीं आता जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत प्रॉपर है यहाँ पर। यहाँ के इंस्टीट्यूट जो हैं वो रिस्पॉन्ड जो क्लाइमेट क्राइसिस आता है उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इनके पास फंड्स हैं लोगों को रीबिल्ड करने के लिए। आप देखेंगे घरों के नुकसान नहीं होते, ऑलरेडी बड़े मजबूत किस्म के घर बने होते हैं। अगर टेक्सास फ्लडिंग में जैसे मिसाल के तौर पे नुकसान हुआ भी, चूंकि ये जो करंट गवर्नमेंट आपकी ट्रम्प की आई है, अमेरिका में भी क्लाइमेट चेंज फंड्स में बहुत ज़्यादा उन्हें कटौती की है जिसकी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम उनका इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान उनको टेक्सास में देखने को मिला था फ्लडिंग में। लेकिन ये है कि उसके बावजूद उनका रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो फ़ौरन से फेडरल गवर्नमेंट में रेवेन्यू उनमें उनका पड़ा हुआ था, वो उनने एक्टिवेट किया और उनकी फोर्सेज जो है वो ऑन ग्राउंड गई, लोगों को इवैक्यूएट किया। इसके अलावा इंश्योरेंस होती है यहाँ पे, घरों की भी इंश्योरेंस होती है, गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है और वो आपको कंपनसेशन दी जाती है, ऐसा नहीं है आपको ना दिया जाए। इसके अलावा आपके जो रीलोकेशंस हैं, टेम्पोररी शेल्टर्स हैं, वो पहले से आइडेंटिफाई करके फीमा जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे क्लाइमेट चेंज रेटी हमारे इंस्टीट्यूट हो मिसाल के तौर पर आइडेंटिफाई करके रखते हैं, वहाँ पर खुराक और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया, दुनिया की वो तस्वीर पेश करते हैं, हम अभी कोसों दूर हैं। और आपने कंपनसेशन की बात की, कंपनसेशन यहाँ भी है लेकिन उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, उसके बाद आपको 5 लाख रुपए टैक्स वैक्स काट के फिर वो 4.5 या 4 फैसल ये भी है कि पानी में स्टिल मैं कहूँगी कि कराची में पानी अभी भी कम है, लेकिन मेयर कराची की जो लापरवाही है वो ज़्यादा है। डीजी मैट हमारे साथ मौजूद हैं, महर साहब ज़्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। ओवरऑल सिचुएशन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इस वक्त क्लाइमेट की क्या चल रही है, क्या होने वाला है, वेदर पैटर्न इतने चेंज हो गए। कराची मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए डूब गया है तो डूब गया था, ड्रेनेज सही टाइम पे नहीं हुई। बिल्कुल जी, कराची के लिए आज का दिन जो है वो थोड़ा सा है, आज बारिश के काफी ज्यादा इम्कानात है दोबारा भी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कम होगी। फिर 23 या 24 के बाद एक सिलसिला बन रहा है, बे ऑफ बंगाल पे अभी बना हुआ है और काफी शदीद है वो भी, और उसके भी इम्कानात जो है वो सिंध को इफेक्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, और उससे भी पूरा सिंध जो है वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। और कराची में भी दोबारा अच्छी बारिश का इम्कान है, और उसके लिए भी 3-4 दिन बाकी है। तो ये सिलसिला अभी मानसून का ये वो 8वां स्पेल होगा, और उसमें मैं दोबारा आपको बता दूं कि कराची फिर इफेक्ट होने के चांसेस हैं। ओके अच्छा, फिर से इसका मतलब मेरे साहब ज़्यादा था, आप कह रहे हैं कि फ्लडेड सिचुएशन कराची में फिर से हो सकती है, मतलब कराची वाले आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहें, इसी तरह मरने के लिए, इसी तरह डूबने के लिए। बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब मेहर साहब, इसमें हमने अभी तक जो जितनी गुफ्तगू की है, हम इसमें पॉन्डर कर रहे हैं कि जी ये बारिश तो है। अच्छा, अब इसमें कहा यह जाता है हुक्काम की तरफ से कि जी ये अनप्रेसिडेंटेड हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी तो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और अब वो कहने लगे हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। सर, ये अनप्रेसिडेंटेड है या फिर हमें एज नेशन तैयार रहना चाहिए अब कि इस तरह की जो मौसम में तग़य्युरात और शिद्दत है वो आती रहेंगी, अब साल से हर साल बढ़ती रहेंगी? देखें, हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमारा महकमा मौसमियात का, हमने ये सीजन शुरू होने से पहले बता दिया था कि जी इस साल बारिशें होंगी, शदीद बारिशें होंगी, और उसमें एरियाज हमने मेंशन कर दिए थे। ये सिंध में भी हमने ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर किया था। ये यानी आप कह लें कि जी आपके मानसून सीजन से महीना पहले की बात है। फिर उसके बाद जो भी सिलसिला चलता है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं कि ये इतने दिन में हमारे पास पहुंचेगा। फिर जब पहुंच जाता है और बारिश शुरू होने से कुछ 4-5 घंटे पहले हम फिर अर्ली वार्निंग इशू करते हैं, वो होती है नौकास्ट।
तो अब हम तो हर वक्त यानी आवाम को या आपके थ्रू बताते रहते हैं, बाकी अब देख लें जो भी है, आप कह सकते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा नहीं कहता। लेकिन ये है कि जी मैंने अब आपको बता दिया है कि जी आने वाले दिनों में भी सेंड इफेक्ट होगा और बारिशें काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर साहबजादा, हमारे साथ आप मौजूद थे और बता रहे थे कि मैं ख़ास तौर पे आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद अफेक्ट कर सकता है शहर कराची को अगर बारिश की बात की जाए। मुल्क भर में ऑन द अदर हैंड बारिश की सूरत हाल जो है वो भी इस वक्त जारी है। आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे पिछले दिनों कुछ मंजर आम पे आए कि पुल पूरा का पूरा बह गया, होटलों को बड़ा नुकसान हुआ। क्या कुछ हुआ है, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मुमताज़, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर बाग के अंदर क्लाउड बर्स्ट के दर्जनों वाक़यात रूनुमा है, जिनके अंदर कीमती जानें ज़िया होने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर इमलाक, सड़कों, पुलों को भी खासी तादाद में नुकसान पहुंचा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने आदाद और शुमार जारी करते हुए बताया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कुल जो सुन है वो अफराद जाम बाग हुए, जबकि 27 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी भी हुए। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर इमलाक की, तो तकरीबन 720 के करीब जो मकानात है रिहायशी वो भी तबाह हुए हैं। दुकानों की बात की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 210 दुकानें जो है मुकम्मल तबाह हुई है, जबकि 45 दुकानें जो है जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर मवेशियों की, तो 210 जो मवेशी हैं वो लोगों के वो भी इस हादसात में जाँ बाग हुए। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड, पुल और दीगर जो मवासलात का निज़ाम है वो भी पूरी तरह तबाह होकर रह गया है। वादी नीलम के अंदर रत्ती गली रोड जाने वाली जो रोड है वो भी तबाह हुई है, जबकि जागराम वैली की जो रोड है वो भी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। नवाद पाला की जो रोड है वो भी तबाह है। अगर मुजफ्फराबाद के इलाका पट्टिका सेरली सचक की बात की जाए, तो वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से रोड के साथ साथ राब्ता पुल भी बह गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर पुंछ की बात की जाए, पुंछ के अंदर गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश और फटने की वजह से एक खातून मौके पर जो है गाड़ी। अच्छा, मानसेरा में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इसके गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। बारिशों, क्लाउड बर्स्ट के खतरे के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मानसेरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसेरा और उसके गिरदोनवा में एक मरतबा फिर तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला है जो वक्फे से जारी हो गया। बारिशों और क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों के ख़तरे के बहस आज मानसेरा के अंदर तमाम तालीमी इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि मानसेरा के अंदर हालिया क्लाउड बर्स्ट जो नीलबन हलकोट के इलाके में हुआ था, वहाँ पर 17 अफराद की अब तक डेड बॉडी जो है रिकवर की जा चुकी हैं। 3 अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। बारिशों की वजह से मानसेरा के अंदर तमाम इदारों को जो है हाई अलर्ट अजीली इंतजामिया की तरफ से जारी में अपडेट कर रहे थे। और जाते जाते ब्रेक पे जाते हम आपको कराची के कुछ ताज़ा मनाजिर भी दिखाते जाते हैं। ये लालूखेत से गरीबाबाद जाने वाली सड़क है और वहाँ पे पानी जो है वो ताहाल खड़ा है। ये आपके सामने मनाजिर हैं, सामने से जी हाँ बिल्कुल, और ये पानी खड़ा हुआ है और अभी भी फ्लैटों के सामने। अब वल्लाह आलम ऐलान तो किया गया है कि जी आज पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन कराची में कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और कितने प्राइवेट लोग काम करने वाले हैं, हम ऐलान करने से पहले ये नहीं। अच्छा, और ड्रेनेज आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। बातें हो रही है कि जी ड्रेनेज हो गई, ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन ये कहाँ है और ये मजीद और इसी तरह बढ़ेगा अफसोस के साथ। लेकिन खैर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। आज ये कहते हुए थोड़ी सी खबराहट हो रही है कि उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन चलिए कुछ ज़रा गौर या अपडेट ले लें कि बारिश तो ख़त्म हो गई है, कहाँ कहाँ पानी है, बिजली कहाँ नहीं है। और ऑब्वियसली इससे पहले भी हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि मामला चल किस तरह रहे हैं। जो बात हो रही है कि निकासी आप हो चुकी है, नहीं हुई है, क्या मौजूदा सूरत हाल है और लोग किस तरह से परेशान है। अगर मैं कहूँ कि रुल रहे हैं लोग और उनके घर में ना बिजली है ना पानी है, तो क्या मज़ीद तफसीलात हैं, क्या फैक्ट्स हैं। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कफील से जान लेते हैं। कफील, बताइएगा अब क्या होने जा रहा है और कराची वाले मज़ीद किस परेशानी के लिए तैयार रहें।
देखिए, बारिश का इम्कान तो जो है वो अगले एक दिन और भी है, जो महकमा मौसमियात ने बताया। लेकिन कल की जो बारिश हुई है उसके बाद जो सबसे ज्यादा बारिश थी वो गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। उसके बाद केमाड़ी और दीगर अजला जो है वो शामिल है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर लें कराची की, जो इस वक्त भयानक सूरत हाल है सड़कों की, वो यकीनन पानी रात में जो जिले इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट के जो बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने खासा जो है वो पानी की निकासी के लिए इकदाम तो किए और पानी जो है वो सड़कों से निकल भी गया। लेकिन जिस वक्त टूट फूट का शिकार है सड़कें, अगर हम बात कर लें लियाकताबाद से शहर पाकिस्तान और उसके अलावा दीगर सड़कें लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट और ये यहाँ जो सड़कें जहाँ गैस का जो है वो लाइनें जो है वो डाली जाती है, उसके बाद खुदाई और दीगर जगहों पे तो बहुत बदतरीन सूरत हाल है। और उसके साथ साथ जो गलाजत के ढेर हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो मैं इस वक्त आ रहा हूँ पूरे शहर से, तो वहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इसी तरह अगर हम बात कर लें फैसल जो है वो कि इलेक्ट्रिक बिजली के हवाले से, तो कल बारिश के बाद कराची में 900 से ज्यादा फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए थे और उसको रात गए तकरीबन कोई 2 बजे तक 550 फीडर ताहाल जो है वो बहाल नहीं हुए थे। तो उसके बाद से अब तक भी अगर हम बात कर लें, जो ऐसे इलाके हैं कराची के जो कि नशेबी इलाके हैं, अगर हम कुछ मलीर के इलाके हैं, कुछ गडाफ के इलाके हैं, बल्दिया के हैं, औरंगी के जो टेल एरियाज पे इलाके हैं जहाँ पानी मौजूद है, तो वहाँ अस्पुत भी की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली को बंद करे ताकि खुदा ना खासा के करंट लगने के जो वाकयात हैं वो रूनुमा ना हो सके। लेकिन अगर हम बात कर लें ओवरऑल, तो 12 अफराद से जायद जो हैं वो गुज़िश्ता रोज की जो बारिश है उसमें करंट लगने से जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो ये इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। निकासी आप कुछ इलाकों में अब भी जो है वो जारी है और जो बिजली है वो ताहाल अब तक जो है वो बहाल नहीं हुई। तो ये एक दोहरा मसला है कराची वालों को, इसलिए कि इस वक्त जो सड़कों की हालत है वो तो बहुत ज्यादा खराब ही है और बिजली भी जो है वो कई मतलब अगर हम बात करें 24 घंटे। इसमें कुछ इलाकों के आपने नाम बताए, PCHS में कुछ इत्तलात हैं कि 18 घंटे से लाइट नहीं है, गुलिस्तान और में आ रही है जा रही है, तो ये वाले इलाके भी हैं जहाँ पे बिजली के मसाइल इस वक्त है। ताहाल है। जौहर की अगर हम बात कर लें और दीगर एरियाज की बात कर लें, कुछ लियारी के इलाकों की बात कर लें, ऊंट एरिया के इलाके हैं, सरजानी के इलाके हैं और दीगर इलाके मौजूद हैं जहाँ पर ताहाल जो है वो बिजली बहाल नहीं है और शहरियों को यही मुतालबे कि बिजली बहाल की जाए। उसके अलावा जो बदतरीन सूरत हाल जो इस वक्त दिखाई दे रही है सड़कों की, वो अपनी जगह मौजूद है। पानी किसी हद तक जो है वो जो मरकजी शाहराएं हैं वहाँ से क्लियर कर दिए गए, लेकिन जो अंदरूनी गलियां हैं वहाँ गंदगी, गलाजत और पानी के जो है वो ढेर मौजूद है, जिसके बाद ताफुन भी फैल रहा है और बीमारियां। अच्छा, ताफुन भी फैल रहा है, लेकिन अब कफील अगर मैं कहूँ कि पानी अभी भी कम है, पानी यूँ कम है क्योंकि मेयर कराची की जो लापरवाही है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर हम अभी सिचुएशन देखें, लोग किस कदर परेशान है। कल हमने देखा सोशल मीडिया पे भी, इवन मैं कुछ पोस्ट देखती रही, लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत पोस्ट डाल रहे हैं कि जी आप हमारे प्लेस पे आके जो है वो थोड़ा सा क़याम भी कर सकते हैं, और मतलब आपकी हुकूमत या जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो आपको कोई शेल्टर फराम नहीं कर रहे ऐसे माहौल में, उन्होंने आपको छोड़ा हुआ है, वो आपको ब्लेम गेम कर रहे हैं, लेकिन आम लोग अपनी मदद आपके तहत जो है मामला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा देखना होगा। मैं आपको बताऊं, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो वज़ीर आला सिंध को जो है वो फोन किया। उन्होंने कहा कि कराची में जो इतनी 3 से 4 घंटे की मुसलसल बारिश हुई, उसके बाद जो है वो आप देखें सड़कों पे और जो क्लियरेंस कराएं, लोगों को जो है वो परेशानी ना हो। टीमें निकली हैं कुछ, लेकिन आपको पता है कि इतना बड़ा शहर है, परेशानी तो अपनी जगह है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तो बल्दियाती इदारे तो उस वक्त मुकम्मल तौर पर गायब थे जब कराची की सड़कों शाहरा फैसल हो गई या दीगर इलाके हो गए कि वहाँ लोग जो है वो डूब रहे थे, उनकी गाड़ियाँ और जो है वो पानी फंसी हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई उनको बचाने वाला नहीं था। और दूसरी वजह ये कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम किए थे और ये आज से नहीं बरसों से जो है वो सिस्टम चला आ रहा है। और उसके बाद इंतजामिया जो है वो बाहर निकलती जब निकासी आपके लिए, और जब CMP जब निकले तो वो डिग रोड का जो पूरा ट्रैक था उसको क्लियर होने के बाद जो है वो CM सिंह जो है वो बाहर निकले सड़कों पर। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो कराची के लोगों को फेस करना पड़ती है और फेस कर रहे हैं और पता नहीं कब तक फेस करते रहेंगे। कफीली अच्छा है कि CM सिंह उस वक्त आए जिस वक्त डिग रोड क्लियर हो चुका था, क्योंकि बजाते खुद मुश्किल हो जाती उस वक्त निकला हूँ वहाँ से जब वो क्लियर नहीं था, और जिस तरीके से लोग निकल रहे थे वहाँ से, अलामान अलफीज़। बहुत शुक्रिया कफील, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और देख रहे हैं कि सुबह से ही अब तक जो बातें चल रही हैं दैट इज़ ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल, लेकिन कुछ बेहतर चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस करना बनती हैं। और एक स्टॉक मार्केट में एक नया दिन और अब नई तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार के दौरान तारीख की बुलंद तरीन सतह का नया रिकॉर्ड बना लिया है और KSX 100 पहली बार 1,50,000 पॉइंट का संगे मील भी अबूर कर चुका है। ताहम अगर मामूली क्रैश के बाद 1,49,770 पॉइंट पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात करें
तो उनकी जानिब से भी इसको सराहा गया है। लेकिन मज़ीद मेहनत दरकार है ऑब्वियसली, और माशी टीम ने शब व रोज़ मेहनत से मुश्किलात पर भी काबू का है। तमाम तर सूरत पे अहमद चिनॉय डायरेक्टर PSX हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर अच्छी खबर है और मज़ीद मेहनत की भी ज़रूरत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तारीखी रिकॉर्ड साज संगमील है जो अबूर किया गया, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि मेहनत की गई है, हाँ माशी टीम ने मेहनत की है, और माशी टीम ने जो है वो पाकिस्तान को जो एक डिफ़ॉल्ट स्टेट बना हुआ था उसको उस डिफ़ॉल्ट स्टेट से निकाल कर जो है वो एक कामयाब स्टेट को बना दिया है। और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ एक हफ्ते का रिजर्व नहीं था, आज हमारे पास 2.5 से 3 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। इसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल जो है वो हमारे तमाम सरमाएकारों को आया, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे वो इंटरनेशनली हो, और लोगों ने यही देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो गेन है पिछले वो 1 लाख पॉइंट से ज़ायद है, और वो 1 लाख पॉइंट से ज़ायद होने का मतलब ये है कि 150 गुना ज़्यादा जो है वो हमने तरक्की की है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन। जहाँ वैल्यू रियलाइजेशन इतनी बढ़ जाए, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं होती जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिली है। और मैं समझता हूँ कि वेरी राइटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुबारकबाद दी है, और ये मजीद सिलसिला इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चिनॉय साहब, जस्ट यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स, वो बड़े खुश थे कि डिविडेंड्स जो हैं, वो मैं लिस्टेड कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने कहा कि यार इसके आए हैं तो दे आर हैप्पी। सो द थिंग इज़ कि मैं चाहूँगा एक आम आदमी को ये आप ज़रा बताइए 2 चीज़ें। पहली तो ये कि जब स्टॉक मार्केट बेहतर करना शुरू करती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिन पे वो असर कर रही होती है। पहले मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रा रिएक्शन दें, फिर मैं आपको दूसरा सवाल करता हूँ। प्लीज़ गो ऑन। देखिए, इसमें 2 बातें इंतहाई अहम है। इंटरेस्ट रेट जब 22% पे था तो उस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सिक्योरिटी मार्केट के बजाय इस पे था कि जी हम बैंक का रिटर्न ले लें, और वहाँ चले गए थे। इसके बाद फिर दूसरे अवामिल जिसमें हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा था, हमारा बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ख़राब थे, तो वो एक आम आदमी के लिए नाकाबिल फहम था कि वो अपने पैसे बैंकों के अलावा कहीं और डाले, क्योंकि प्रॉपर्टी में रिटर्न भी वो नहीं आ रहा था, डॉलर वाइज भी रेट रिटर्न नहीं था, और उसके बाद जो अपना स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो भी जाहिर है सफ़र कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन हमारा कम होना शुरू हो गया, हमारे बाकी जो फैक्टर्स थे जिसमें डॉलर रेट की स्टेबिलिटी और तमाम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका बढ़ना, फिर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही होना, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नील चले जाना, मैं समझता हूँ इन तमाम अवामिल ने, इन तमाम फैक्टर्स ने जो है वो लोगों को ये माइल किया कि हम स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ये मैं एक आम पब्लिक परसेप्शन की बात बता रहा हूँ। और फिर जब आपने बिल्कुल सही बात की कि डिविडेंड यील्ड देखें तो कम से कम पाकिस्तान में एवरेज डिविडेंड यील्ड जो है वो 8-9% आज भी है, और कैपिटल यील्ड जो है वो पहले जो हम 10% कहते थे अब तो वो 100% से ऊपर चली गई है पिछले दिनों। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, और इस पैराडाइम शिफ्ट में लोगों ने जो है ज़ाहिर है अपना अच्छे गेन्स भी किए हैं, इसको एंजॉय भी किया है, और मजीद इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बाय द वे सर, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब मेरे पूछे बगैर ही दे दिया फॉर द ले मैन, फॉर द आम पब्लिक। बट अगेन लेट मी rephrase it for you कि जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी बेहतर होने लगे, क्योंकि आप जैसे कि आपने कहा कि लोग डर गए थे और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नहीं कर रहे थे इन द स्टॉक, लेकिन अब वो करने लगे। नाउ सर, वन थिंग एंड दैट इज़ के लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में ना वो शायद कैपिटलाइज नहीं कर पाते उस पोटेंशियल को जो कि मार्केट दे रही है। अब मार्केट जो इतना ज़्यादा राइट नाउ मैं देख रहा हूँ 150 से ऊपर की मार्केट जा रही है। आप ज़रा आम आदमी को ये बता सकते हैं कि जी ये छोटा खेल नहीं है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सो लेट इट बी देयर, जरा लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहिए। आपने जो बात की वो मैं इसको इस तरह फ्रेज करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के साथ लोगों को इसमें आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो कल वो बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। नहीं,
ऐसा नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है, मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस हैं, इसके अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको देखना होता है। लेकिन लॉन्गर रन में आप हमेशा फायदे में रहते हैं। आप कोई प्लॉट भी खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आज खरीदा और कल बढ़ गया। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ये लगता है कि जो प्लॉट मैंने 10 लाख का लिया था अब 20 लाख का हो गया है, 22 लाख का हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ भी यही सिलसिला है कि इसको आप एक लॉन्ग टर्म असेट के तौर पे खरीदें और उस लॉन्ग टर्म असेट में इसका ईयरली डिविडेंड भी लें। आपको प्लॉट में ईयरली डिविडेंड नहीं मिलता, तो ईयरली आप इसमें मुनाफा भी लें और फिर लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये भी देखें कि लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ेगा, ये कंपनी ग्रो करेगी, तो इसका कैपिटल यील्ड भी जो है वो फौरी तौर पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और उसका रिजल्ट भी फिर फौरी तौर पे यकीनी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट। और अहमद चुनॉय, डायरेक्टर PSX हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है खेल के मैदान में, फैसल, और खेल के मैदान में वो हुआ है जो कि बड़ा पहले हो जाना चाहिए था। आई थिंक PCB ने 2025-26 के लिए क्रिकेटर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कहानी अब आगे शुरू होती है। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। 12 नए खिलाड़ी को भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जबकि बाबर आजम, आप सबके फेवरेट, मोहम्मद रिजवान तनाजुली के बाद B कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और अब हमारे साथ सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट, भी मौजूद हैं। अब हैदर, इससे पहले कि आप सवाल करें, कहानी अब ये भी इसमें हो गई है कि एक तो तनाजुली और दूसरा ये कि A कैटेगरी में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, यानी मैं ये समझूं, हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं ये समझूं कि हमारे पास इस वक्त कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो PCB के अपने मुतारिफ करदा रूल्स और पैराडाइम के मुताबिक A कैटेगरी का प्लेयर हो। जी बिल्कुल। देखें, A कैटेगरी की जो उन्होंने बायलॉज बनाए हैं वो ये है कि वो प्लेयर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अगर तीनों फॉर्मेट की बात करते हैं तो साइम अय्यूब खेलते हैं, वो आ सकते थे, तो लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रखा है। असल बात यह है कि इन प्लेयर्स की ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सब जितने भी हैं हर ग्रुप में, कि उनको D कैटेगरी में भी रखा जाए। ये D के क्या, E और C, F और G के भी काबिल नहीं है। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये लोग जो है सिर्फ ब्लैकमेलिंग के जरिए टीम में रहते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, और PCB जो है वो इनके आगे हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है। पहली दफ़ा PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की थी कुछ महीनों पहले कि इनके कार्टेल को तोड़ा जाए, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। सिर्फ एक ही उनको सॉल्यूशन नजर आया कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप कर दें, लेकिन असल जो ग्रुप है वो इन दोनों के नहीं, नीचे बना हुआ है एक ग्रुप, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और वो मुझे बताएं हुसैन तलब की क्या परफॉर्मेंस है जिसपे वो हर महीने पैसे लेंगे। मुझे बताएं कि मोहम्मद हारिस ने क्या किया है जिसपे वो हर महीने पैसे। फ़हीम अशरफ ने क्या किया है, खुशदिल शाह ने क्या किया, बड़े नाम ने क्या किया। 7 मरतबा कम बैक है खुशदिल शाह के 5 साल में, यानी 7 मरतबा आप टीम में वापस नहीं आए, 6 मरतबा आप निकाले गए अब बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। फ़हीम अशरफ जो है उनका भी ऐसे ही है, 5। हसन अली 5-6 मरतबा निकाले गए, आते हैं, निकाले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। फिर ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है? बात दरअसल ये है कि PCB अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारे प्लेयर्स में कोई ऐसा प्लेयर्स है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले सके, इसलिए वो कुछ लोगों को दे देते हैं। अगर परफॉर्मेंस पे देना है तो ये कोई किसी काबिल नहीं है। ये नेपाल से हार जाते हैं, ये जाके वेस्ट इंडीज की 3rd क्लास टीम से हार जाते हैं, ये जाके अमेरिका से हार जाते हैं। तो ये आप देखें, अमेरिका की क्रिकेट टीम में सिर्फ एमेचर खेलते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई वो पैसे नहीं देते, और आप उससे हार के आ जाता है, वो भी T20 में। चलिए टेस्ट और वनडे का जो है वो एक लंबा फॉर्मेट है, T20 में तो आप अपने आप को मास्टर कहते हैं, लेकिन आप और उनके साथ मैं आपको बताऊं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, मीडिया में, जो इनकी हाइप बनाते हैं, सोशल मीडिया में उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी नाअहली पे पर्दा डालते हैं। और अच्छा, अब ये तो चले हैदर, ये तो चले वाइंड अप हो गया, जो कि होना बड़ा ज़रूरी भी था। PCB की जानिब से बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि नहीं जी, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे अब आगे बात होगी आपसे। लेकिन आई थिंक ये भी बड़ी अहम बात है कि 12 नए खिलाड़ियों को लिस्ट में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, विच इज़ गुड। देखिए, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब देते हैं तो आपको अगर 12 नए भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस पे देना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस है तो आप उनको दें, लेकिन अगर कोई मैच ही नहीं खेल रहा है और उसको टीम में भी आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर है आमिर जमाल, आपने उसको हर फॉर्मेट से निकाल दिया, इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, क्यों? आखिर वो एकदम से क्यों खत्म? सर, इसमें एक और नाम ऐड कर लें, जो अभी आपका जो टॉप एंड T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें शाहीन के कप्तान इरफान खान नियाजी, जो कि गन फील्डर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बेहतरीन परफॉर्म किया, उनको तो दिया ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो और लेट्स टॉक अबाउट द स्टैट्स सर। आपने 2 नाम लिए, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ। चलिए लगे हाथों बता देते हैं। खुशदिल शाह के जो करियर स्टैट्स हैं, ओडीआई में 15 मैच खेल के उनका जो है उन्होंने 328 रन बनाए और T20 में माशाल्लाह से खैर से 37 T20 खेल चुके हैं। उनका हाईएस्ट 36 का है और उनका एवरेज है 17। फहीम अशरफ के एवरेज की बात सर हम बहुत मरतबा कर चुके हैं। उनका जो बॉलिंग एवरेज है वो भी कोई ख़ास नहीं है T20 में, और वनडे में तो उनका जो बैटिंग एवरेज है वो मैं बताऊं और T20 में बताऊं तो कुल मिला के 13.41, 13.46 ये मामलात हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना सर छोड़ें प्लेयर्स को। प्लेयर तो लग जाएगा। वो आप आज किसी को सड़क पे बोले कराची में, लाहौर में, हाँ भाई तूने चाहिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, खेलोगे? वो बोलेगा हाँ खेलूंगा। गलती उसकी है ना जो सड़क से उठा के स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। देखें फैसल, मैं आपको बताऊं, वो अपनी नौकरियां बचा रहे हैं सर। वो ले जाके फाइल पेश कर देते हैं पीएम साहब के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों के सामने, जी देखें ये प्लेयर्स हैं हमारे पास और ये हैं। एक्चुअली यहाँ हमारे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, हिसाब किताब तो किसी का होता ही नहीं है। जितनी आप उल्टे सीधे काम कर लें, मैं करप्शन का लफ्ज़ नहीं कहता हूँ, लेकिन जितने भी आप जो है वो गलत फैसले कर लें, गलत तरीके से अकाउंट्स को डील करें, उसमें कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ पे कहाँ देखा जाता है। अब आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के एक ऐसे भी चेयरमैन रहे, शक्कर बेचते बेचते वो क्रिकेट के चेयरमैन बन गए, और क्रिकेट के चेयरमैन बन के वो टीम के कप्तान से कहते हैं जी वादा करें आप शादाब को नहीं खिलाएंगे। आप चेयरमैन हैं, आप सिलेक्शन कमेटी के, आपका काम है। मतलब ऐसे जाहिल ना अहल और क्या मतलब अल्फाज नहीं है जो मैं टीवी पे कह सकूं। ऐसे लोग तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ में जब क्रिकेट होगी तो उसका हशर वही होना है जो अब होना है। अच्छा सर, लगे हाथों जरा स्क्वाड की बात कर लें। अपना स्क्वाड, वो मेरा आपसे वादा था कि अपने की तो करेंगे, लेकिन उस पर एक और चीज़ आ गई है और वो ये कि इंडिया का भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया है। वो जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, एक वक्त था हैदर भाई कि जिस वक्त हम 90s तो चलें, लोग शायद आज नहीं उनको याद हो, 2000s में भी जब ये ऑन पेपर आता था, शारजा के मैच में ऑन पेपर जब आती थी स्क्वाड्स, तो हम पाकिस्तान का स्क्वाड देते थे, दिल बाग बाग हो जाता था। फिर इंडिया का स्क्वाड देते बोलता था यार सचिन ही तो है बस, उसके आगे पीछे गंगुली और उनको एक आधा इधर उधर बॉल करके हम फारिग करा देंगे, और यही करते थे। आज आप मैच छोड़ें, ऑन पेपर बासित अली ने भी कहा है कि दुआ करो इंडिया वाले मना कर दें, बहुत मार पड़ेगी। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कप्तान उनके सूर्य कुमार यादव एंड ऑल, फिर आपकी ये जो टीम है जो अभी अनाउंस हुई है या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपको लगता है कि ये बुमराह के अगेंस्ट स्टेड फास्ट होके खेलेंगे आने वाले मैच में? ये बुमराह को तो छोड़िए आप, ये मैं आपको बताऊं ये यूएई से हार जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी हालत जो है, इनकी टांगें कांपती हैं, इनसे बैट पकड़ा नहीं जाता है, ये 20-25 हाँ। अब मैं आपको बताऊं, हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा, बड़ी उनकी तारीफ होती है जी, वो रन्स कर रहे हैं। भाई वो रन्स कर रहे हैं, किस काम के रन्स कर रहे हैं? उनका एक ही तरीका है, 20-25-30-35 रन्स कर लो ताकि बस लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है, मैच आपने जीता है या नहीं जीता है ये देखना पड़ता है। हमारी जो बैटिंग है वो इंडिया के खिलाफ तो चल ही नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, इसमें ना कोई ठहराव है, ना इसके अंदर एग्रेशन है। T20 क्रिकेट में आपको जाते ही अपने रिफ्लेक्सेस शो करने पड़ते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप सेटल हो विकेट के ऊपर। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सेटल होने में पहले स्ट्राइक रेट खराब करते हैं और उसके बाद जो वो जल्दी से आउट हो जाते हैं उनका सीधा शॉट खेल के। तो वो सही बात की बासित अली ने कि दुआ कीजिए कि इंडिया बाइकआउट कर दे और हम जाके बांग्लादेश और यूएई के साथ मैच खेलें और जीत जाए। एब्सोल्युटली। चले, दुआ पे जो है वो टीम कायम है, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस तरह हमारी टीम दुआओं पे कायम है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि हम जीत कर हार गए तो अल्लाह सबर। तो फिर इसी सबर के साथ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। से फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें, कल जो कुछ होता रहा शहर कराची में, हमने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया और बाकी सारी चीज़ें भी की, उसको विटनेस भी किया, क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन हम क्या करें, कराची वाले जो है वो डिज़ास्टर से भी जो है ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। तो एक फुटेज है और वो हम आपको दिखाते हैं। देयू को ये गौर, ये अपने आप में एक हंसी मजाक का सामान है। एक कैश वैन थी, वो फंस गई थी और उसके बाद जो है वो कैश, बेचारे जो ये लोग हैं उन्होंने अपने कांधों पे कैश लादा और उसके पीछे पीछे जो वो था गार्ड, वो भी उसने अपनी गन ली
और वो भी निकल पड़ा। अब इसको एक तरफ तो आप इसको हंसी मजाक का सामान भी समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वो जांफिशानी सोचिए, लम्हा फिक्र है, जांफिशानी देखिए कि यार ये किसी और की अमानत, इतना सारा कैश, ठीक है ना, और इसके साथ ये कमर से ऊपर तक, और ये सिचुएशन आपके गले तक पानी है, आपने अपने सर पे उठाई हुई है, और अगले ने गन उठाई हुई है कि यार कोई इनको आके। वैसे मेरा इसमें ये है कि इस इतने पानी में कौन आएगा लूटने के लिए, वो जो आएगा वो जाएगा कहाँ, बट उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और ये काम किया है। तो भाई वो तमाम तर लोग जो इस सारे सिचुएशन में जो है वो लोगों का देखभाल कर रहे थे, ये भी मैंने देखा कि कराची के लड़के सड़कों पे आके और देवर ऑफरिंग वाटर, जो गाड़ियां फंसी हुई थी कि अगर आपको चाहिए नहीं तो खैर ये सारी चीजें, ना सिर्फ पानी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जगह अवेलेबल है, 2-3 रेस्टोरेंट्स थे, अगर आप ठहरना चाहें, रुकना चाहें, पना लेना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम। मतलब कराची वालों का हर चीज में वेलकमिंग बिहेवियर होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब हमने बात की है नेशनल डिजास्टर्स की तो इसमें सबसे अहम काम आता है अद्वियात का और रेस्क्यू वर्कर्स का। आज जो है वो वर्ल्ड मेडिकल ट्रांसपोर्ट डे है, और वर्ल्ड मेडिकल ट्रांसपोर्ट डे, मेडिकल ट्रांसपोर्ट जिसमें सिर्फ एम्बुलेंसेस जो सड़कों पे चलने वाली या एयर एम्बुलेंस नहीं आती, बल्कि वो तमाम तर ट्रांसपोर्ट जो कि अद्वियात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। और ये इतना ज़रूरी होता है क्योंकि गौर सिर्फ वो अद्वियात नहीं होती हैं कि जो है वो पैक्ड होती हैं, बल्कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनको आपको कोल्ड स्टोरेज में यहाँ से वहाँ मूव करना होता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड ऑल, आपको मेंटेन रखना होता है, और देन फिर उसी हालत में वो चीज़ आपने मुतासरा फर्द के पास पहुँचानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तमाम सूरत पे फैसल ईदी साहब भी हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल ईदी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और जब भी इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो पूरी दुनिया में ही आपका नाम हमेशा सरे फहरिस्त आता है और आपकी जो खिदमात हैं उसको बहुत सराहा जाता है। अच्छा फैसल साहब, आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम कराची की भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उनका दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ इसमें एम्बुलेंस नहीं आती है, हम यकीनन एम्बुलेंस, उनके ड्राइवर्स, रज़ाकार, वो सारे बड़े अहम हैं, लेकिन इसमें वो ट्रांसपोर्ट भी शामिल है जो कि अद्वियात जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। कितना ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को केटर करना फैसल साहब, और आज के दिन की मुनासबत से आपका इनिशियल पैगाम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा। जी, ये तो इंसानी ज़िंदगी इससे मुंसलिक है, चाहे वो अद्वियात की शक्ल में हो, चाहे वो इंसान की खुद की शक्ल में हो, बीमार इंसान है या जो है वो ज़ख्मी इंसान है। और मेडिकल ट्रांसपोर्ट में आपके ऑर्गन्स की भी ट्रांसपोर्ट आती है, जो पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि हार्ट अगर किसी ने डोनेट किया है तो उसका हार्ट है या दूसरा कोई किडनी है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हिफाजत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है 1000-2000 किलोमीटर दूर तक, कि दूसरे इंसान की जान बचाई जा सके। तो ये इंसान की जान बचाने के लिए मैं समझता हूँ, बल्कि मेडिकल ट्रांसपोर्ट में तो फिर हैवानों की जो जानदार दूसरे जानदार हैं उनकी भी जान बचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, उन सब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। बेशक। फैसल साहब, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आपने इसका बीड़ा उठाया और उसके बाद आपकी देखा देखी बहुत से लोग जो है वो इस कार्य खैर में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम एज अ नेशन हमने कितना आइडेंटिफाई किया है इन चीज़ों की अहमियत को कि जी हम रज़ाकार से लेके उन तमाम तर लोगों को कितने रिस्पेक्ट करते हैं, जो वैसे चलिए कराची में वो दिन तो गुजर गए जब गुमनाम नाशें पड़ी होती थी और उनको उठाया जा रहा होता था, लेकिन अभी भी जो कुदरती आफात है आपके सामने है, तो हमने एज अ नेशन कितना रिस्पेक्ट किया है आप लोगों को, ये बताइए। नहीं, हमें माशाल्लाह से हमें पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा इज्जत दी, जैसे आज आपने भी हमें इज्जत दी, तो ऐसे पाकिस्तानी की हैसियत से दी और आपने इंसानियत के लिए दर्द समझा तो हमें जो है वो याद किया। तो पाकिस्तानियों ने हमेशा से हमें इज्जत दी है और आज भी हमें इज्जत देते हैं और हम इनके ममनून और मशकूर हैं कि इन्होंने हमें हमारी हौसला अफजाई की, जिससे
हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं या ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। फैसल साहब, आपकी जो यकीनी तौर पे बेलौस खिदमात हैं उसके तो हम सभी मोतरफ हैं, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट आता हो जब लगता हो कि बहुत मुश्किल है, कभी ऐसी कोई फील आई है? ऐसा लगता नहीं है कभी भी। कल जो है वो बारिश हुई थी कराची में और पूरा शहर जो है वो चौक हो गया। उसमें मुझे कल जो सबसे बड़ा दुख हुआ कि हमारी बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज रास्ते में बंद हो गई पानी भर जाने की वजह से, और हम बड़ी जो इमरजेंसी की कॉल्स थी हम वो नहीं अटेंड कर पा रहे थे, जिसमें जो है वो हार्ट अटैक की कॉल्स थी, दूसरी जो रेफरल केसेस की जो कॉल्स होती हैं वो भी हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। हमें बहुत दुख हो रहा था और काफ़ी इसमें हलाकतें भी होती हैं। फिर हमें फ़ोन आता है कि भाई आप गाड़ी नहीं भेजना, बंदे का इंतकाल हो चुका है ना। तो ये उस वक्त जब ये अल्फाज आते हैं ना हमारी कानों पे, उस वक्त ये बहुत ही दुख वाला वक्त होता है। फैसल साहब, हमने हर तरीके से कोशिश की कि जी हम अडेप्ट करें। अब तो सिंध हुकूमत भी कोशिश कर रही है, बाइक एम्बुलेंस की कोशिश कर रही है कि जी जो, क्योंकि हमारे यहाँ तंग रास्ते हैं, तंग गलियाँ हैं। और आपने कल की बात की, कराची में अभी गालिबन महीना पहले लियारी में जो इमारत गिरी उसमें भी आप लोग पेश थे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो और हम देख रहे हैं कि आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी एम्बुलेंसेस को ना सिर्फ प्रिपेयर्ड रखा जाए, रेडी रखा जाए, उनका साइज श्रिंक कर दिया जाए, बाइक पे हेल्थ वर्कर्स को बिठा दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ऐसे में हम मज़ीद क्या करें? हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ गिवर्स, मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स क्या करें कि हम अपने ये जो मदद को पुकारते शहरी हैं, चाहे वो शिमाल में हो जहाँ पे कुदरती आफत आती है या फिर जुनूब में हो जहाँ पे मैन मेड क्राइसिस होती है, आप एज अ वर्कर क्या सोचते हैं कभी कभी कि यार मैं क्या मज़ीद ऐसा करूं कि ये तमाम तर जो रुकावटें हैं, ब्लॉकेज हैं, उनको हटाऊं, मैं कैसे मॉडर्नाइज करूं अपने आप को कि इन चीज़ों को मैं केटर कर सकूं? देखिए, इंक्रोचमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो हर चीज़ में तबाही की वजह बन रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को एक और चीज़ की जो ज़रूरत है वो ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है और हम हज़ारों लाखों इंसानों को बचा सकते हैं अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाए और इसको अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें, ताकि जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में से भी करप्शन जो है वो जगह कर जाती है उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। और ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से लोग बेचारे छोटी छोटी चीज़ों से मर जाते हैं। और अगर सिर्फ आपके पास इल्म हो, और वही इल्म जो है वो आपको एक तो जहालत से भी निकालता है और दूसरा आपके लोगों की जानें भी बचाता है। बिल्कुल। इसमें एक तो ये भी ऐड कर लें कि क्यों ना हम अपने शहरियों की भी ये ट्रेनिंग शुरू कर दें। मुझे याद है सिविल डिफेंस की जब ट्रेनिंग होती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है, तो हम अपने स्कूल्स में बच्चों को भी इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये फैसल साहब, ऑल दो के आपका नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बढ़ती आबादी, पाकिस्तान के कम होते वसाइल, उन पे वारिद होते वो कुदरती आफात, इस सारे मामलात में आप समझते हैं कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग, अपनी व्हीकल्स, उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा करें? बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि सिविल डिफेंस किसी ज़माने में ट्रेनिंग करती थी, उस वक्त हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता था। हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि जो है वो अच्छे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल अली साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे अपनी, और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से कराची, पाकिस्तान, दुनिया भर में कार्य खैर अंजाम देते रहेंगे। हीरो पाकिस्तानी में जल्दी से आपकी मुलाकात कराते हैं साथ के बहन भाइयों से। इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। तो तीनों बहन भाई आयशा, मोहम्मद और गुलअली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आयशा, मोहम्मद, ज़रियाब और गुलअली। और आप में सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले ये बताइए। मैं इस हंसी का क्या मतलब समझूं? चले, जो आपने सबसे बड़ा है उससे हम सवाल का आगाज करते हैं। आयशा से बात करते हैं। हाँ, आयशा, आप सुन सकती हैं?
आयशा, सबसे पहले ये बताइएगा, सारे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आपने अपने घर में जमा किए हुए हैं, तो ये सब इतना जज्बा कैसे आता है? क्या कर रही हैं आजकल फिर आप? आई थिंक वी नीड टू रिकनेक्ट इधर। जी, अगर आपको आवाज़ आ रही तो मुझे बताएं ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से, जो आप लोगों ने मेडल्स जीते हैं, कैसा था कंपटीशन? बहुत टफ था? कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे? सबसे पहले तो मैं आप शुक्र अदा करती हूँ और फिर अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने मुझे दिया। और मेरा बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला था, हांगकांग के साथ था, मलेशिया के साथ था, इंडोनेशिया के साथ था। उनसे मैंने जीत कर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। और ज़रियाब, आप बताएं कि आपने किसके खिलाफ अपना मेडल जीता? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रियाब खान है, स्वाद से ताल्लुक, और मैंने इस इवेंट में शिरकत की। बहुत टॉप इवेंट था। मेरा पहला फाइट इंडोनेशिया के साथ था और सेकंड और थर्ड मलेशिया के साथ। इन तीनों मैंने हराया तीनों को। चलें, ज़बरदस्त। क्यों वक्त की कमी है, बट वी विल टेक यू अगेन। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक। चलिए, आपसे इजाज़त लेते हैं इस इंतबाह के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। आज भी कराची में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे पब्लिक हॉलीडे, लेकिन जिसको काम से निकलना है वो जस्ट गूगल पे देख लेंगे कितने बजे से कितने बजे तक बारिश है। अपना ख्याल रखें निकलने से पहले। और अभी के लिए हमें इजाज़त दें, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।